गुस्सा होकर चाइनीज कंपनीज ने अब ऐसी रेसिस्टेंट बनाई है। इंडिया के बजाज ने चाइना की बजाज और रख के बजाज ही तकरीबन 160 कंपनियां बंद करवा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मुझे आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको बाइक्स के हवाले से ज़्यादा शौक रखते हैं। आज हम इंडिया और चाइनीज़ बाइक के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, और वो डिफरेंस भी इंडिया की ज़मीन पे या चाइना की ज़मीन पे नहीं बल्कि अफ्रीका की ज़मीन पे देखेंगे। हाँ, क्योंकि अफ्रीका की ज़मीन पे इंडिया ने दिया है चाइनीज़ बाइक को टक्कर। बिल्कुल। तो गाइस पहले हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको रिएक्शन देते हैं कि इस वीडियो में है क्या। चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या कोई सोच सकता है कि जिस कंपनी को टू व्हीलर्स का व्हील भी बनाना नहीं आता था, वो कंपनी आज चाइनीज कंपनी को उखाड़ के फेंक रही है? यकीन नहीं होता। तो देखिए, सक्सेस बॉक्सर मेड स्ट्रॉन्गर टू लास्ट लॉन्गर। जी हाँ, बजाज, हमारा बजाज। लेकिन बस बजाज ही नहीं, एक कंपनी और है जिसने चाइनीज कंपनियों के नाम पे दम कर रखा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उस कंपनी को एक लॉयर ने बनाया है। आखिर कौन सी है ये कंपनी, आइए देखते हैं। टू व्हीलर इंडस्ट्री। अगर आप दुनिया भर में नजर घुमाओगे तो इस इंडस्ट्री में आपको 10 में से 4 इंडियन कंपनीज ही दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर है हमारा बजाज। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 1 लाख करोड़ का हो तो उसके आगे चाइनीज कंपनी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ अफ्रीका में। इस अकेले कंपनी ने 160 चाइनीज कंपनियों को अफ्रीका से बाहर करवा दिया। लेकिन और करने वाली बात यह है कि चाइना की बैंड बजा दी। हुआ कैसे? अगर आप अफ्रीका की पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरुआत से ही टू व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ के लोगों के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। एक तो वो जापानीज बाइक यूज करते जो एकदम दमदार होने के साथ साथ महंगी थी, और रहा दूसरा ऑप्शन चाइनीज बाइक का, तो वो एकदम सस्ती थी। लेकिन भाई लोग, आपको तो पता ही है, चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक। ऊपर से ऐसे रात तक चलने वाले माल के लिए ना चाइना वालों ने अफ्रीका में कोई सर्विस सेंटर बनाए और ना ही असेंबली सेंटर्स। जी हाँ, अफ्रीका में सिर्फ चाइना से बाइक के पार्ट्स आते थे जो अफ्रीकन को लोकल मैकेनिक से असेंबल करवाने पड़ते थे। खत्म नहीं होता था। अफ्रीका के खराब रास्ते और लोगों के रफ यूज की वजह से बाइक्स का बार बार खराब होना चलता ही जा रहा था। अब सोचने वाली बात यह थी कि वहाँ के लोग ठहरे गरीब, जो एक तरफ जापानीज महंगी बाइक को खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे और दूसरी तरफ चाइनीज बाइक लेकर उसको बार बार बना भी नहीं सकते थे। तो बस यही हमारे बजाज ने पहचान लिया और अपनी बजाज बॉक्सर अफ्रीका में लॉन्च कर दी। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि अफ्रीका के कठिन सड़कों में आराम से चलती थी। अफ्रीकन कंज्यूमर्स की जरूरत को समझते हुए इसको क्वालिटी के मामले में इतना टॉप क्लास रखा था कि ये बाइक सीधा जापानीज बाइक्स को टक्कर देने लगी। जहाँ अक्सर बाइक में 100 सीसी का इंजन होता है, वहीं इसमें 150 सीसी का इंजन बिठाया था। और इतना होकर भी इनकी प्राइस जापानी बाइक के मुकाबले कम ही थी। इसीलिए तो वहाँ के कंज्यूमर सोचने लगे कि चाइनीज बाइक्स लेने से अच्छा है कि थोड़े से पैसे डाल के बॉक्सर ही ले लेते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका का सारा टू व्हीलर मार्केट चाइना के हाथों से फिसलता चला गया। और इसी प्रकार चाइना की 200 में से 160 कंपनीज को ताला लगाने की नौबत आ गई। इसकी मजबूती इतनी थी कि आगे जाके इस बाइक की सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफी डिमांड बढ़ने लगी। इसे आज भी सेकेंड हैंड खरीद के बोड़ा के तौर पे यूज किया जाता है। बोड़ा एक टाइप की बाइक टैक्सी है जिससे सामान, लोग, यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी लेके जाया जाता है। और तो और इसे एम्बुलेंस जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आप जानते हो, यही बजाज एक जमाने में खुद की बाइक बनाने लायक भी सक्षम नहीं थी। देखा जाए तो 70s के दशक में पूरी दुनिया में बाइक का इकलौता राजा था जापान, जिसकी बाइक इटली, यूके, यूएस से लेके सारे देशों में बेची जाती थी। पर आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ बजाज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। आखिर कैसे? बात है 1945 की। तो बजाज कंपनी बाइक के पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा करती थी। गांधी जी को मानने वाले जमनालाल बजाज जी ने भारत की आजादी में तो फ्रीडम फाइटर्स को साथ दिया ही, पर आजादी के बाद भी अपने बिजनेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी को मजबूत किया। इनका ये हौसला देखकर 1959 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। लेकिन तब उन्हें बाइक्स और 3 व्हीलर रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने इटली के पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके एक मॉडल बनाया जिसका नाम था वेस्पा। लेकिन पार्टनरशिप की वजह से बजाज का ग्रोथ रुकने लगा। जब ये बात उन्हें समझ आई तो बिना देर गवाए बजाज ने बाइक बनाना सीख लिया और तब जाके आविष्कार हुआ बजाज पल्सर का, जिसने आते ही इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। और आज देखिए, इसी कंपनी की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चल रहा है, क्योंकि उसके बाद बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही पूरे 70 देशों में अपना परचम लहरा दिया, जिसमें से सबसे बड़ा मार्केट रहा
अफ्रीका का। और बजाज के आने के बाद भी मार्केट में 40 चाइनीज कंपनी बची ही थी, जिन्हें टक्कर दी सेकंड प्लेयर टीवीएस ने। और आज उन 40 कंपनियों का भी अफ्रीका में टिक पाना नामुमकिन हो गया है। बजाज की तरह ही टीवीएस के जन्म की कहानी काफी इंस्पिरेशनल है। इस कंपनी को 1877 में तमिलनाडु के एक लॉयर ने बनाया था। जी हाँ, टीवीएस के ओनर को अपने पिता की मर्जी की खातिर कई जगह जॉब करना पड़ा, जैसे इंडियन रेलवे हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन हमेशा से उनमें बिजनेस करने की चाह थी, जिस वजह से उन्होंने पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कदम रखते हुए मदुरई शहर में बस सर्विस शुरू की, पर कुछ ही दिनों में वो इस बिजनेस से एग्जिट लेते हुए बाइक इंडस्ट्री में चले गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें इंडिया की सड़कों पे टीवीएस बाइक्स नहीं देखने को मिलती। लेकिन टीवीएस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में, खास करके अफ्रीका की सड़कों पर अपना नाम लिख रही है। और इस वजह से आज चाइना की बची हुई 40 कंपनियों के वजूद पर सवाल उठ रहा है। अब आपके भी दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्या कर दिया कि अफ्रीकन लोगों को चाइना से बेहतर क्वालिटी की बाइक्स जापान से कई गुना सस्ते दामों में दे दी। तो इसके पीछे की वजह है अपना इंडियन टैलेंट। अपने इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और उसी वजह से कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जितना कंपटीशन ज्यादा उतनी सैलरी कम, और इन्हीं कम सैलरीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाला खर्चा भी कम। तो यही बात है कि हम जापान जैसी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स चाइनीज बाइक से थोड़ी महंगी पर जापान से कई गुना सस्ते दामों में बेच पाते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में भी हम टू व्हीलर मार्केट में राज कर रहे हैं, जिसमें बजाज तो है ही, पर 2022 में टीवीएस और हीरो मोटर्स ने भी अपना कमाल दिखाया है। हमने पूरे साल में 17.7 मिलियन टू व्हीलर्स बेचे हैं, जहां हमारा सेल्स चाइना के सेल्स से 1 मिलियन बाइक से ज्यादा था। और शायद इसी से गुस्सा होकर चाइनीज कंपनीज ने अब ऐसी रेसिस्ट एक्ट बनाई है। और ये वीडियो ऐसे ही किसी ने नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पर डाली है, जहां चाइना समझ गया है कि वो इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता, तो उसने इंडियन बाइक्स के मोड्स और टेक्नोलॉजी चुराना शुरू किया है। अब इसमें बैक भाई चाइना वालों से इतना ही पूछना चाहेगा कि भले ही आप पुलिया कॉपी कर लो, लेकिन हमारे जैसी क्वालिटी लाओगे कहां से? और इस सक्सेस का क्रेडिट बजाज और टीवीएस के साथ ही साथ हीरो को भी जाता है। पर आज जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का हीरो है, वो एक जमाने में साइकिल के पार्ट्स बेचने का बिजनेस करता था। दरअसल ये स्टोरी है ब्रज मोहन लाल और उनके 3 भाइयों की, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ही बसे थे, पर बिजनेस की चाह उन्हें कमारिया से अमृतसर ले आई। नहीं तो आज हीरो इंडियन नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी ब्रांड होता, पर ऐसा नहीं हुआ। अमृतसर से लुधियाना आके उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बेचना शुरू किया और कुछ ही सालों में उन्होंने गवर्नमेंट से साइकिल बनाने के लाइसेंस के साथ साथ 6 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट भी पा लिया। फिर 1986 में उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल कंपनी के नाम से गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद वो बाइक बनाने के बिजनेस में उतर गए। और देखिए आज वही साइकिल बनाने वाली कंपनी बाइक के गियर लगाकर सक्सेस की रेस जीत गई। लेकिन हम आज सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाइना के साथ साथ जापान को भी टू व्हीलर मार्केट में टफ कंपटीशन दे रहे हैं। पर आने वाले दिनों में भी अगर हमें हमारी यही डोमिनेंस रखनी है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर फील्ड के लोग आईटी सेक्टर में चले गए तो आने वाले समय में हमें स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी महसूस हो सकती है, जिससे कि हम हमारी दुनिया में बनाई हुई जगह गंवा सकते हैं, जिसे बचाने के लिए हमें मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने चाइना को टक्कर देते हुए उनकी 160 कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। अब इतना सारा चाइना का नुकसान करने के बाद चाइनीज लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना तो बनता है। तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करिए और जानिए चाइनीज लोगों की इंडियंस के बारे में क्या राय है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर। तो गाइस, इंडिया के बजाज ने चाइना की बजाज और रख के बजाज ही तकरीबन 160 कंपनियां बंद करवा दी अफ्रीका से, बहुत बड़ी, और वो भी अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्कों में बंद करवाई है। वहाँ पे कंपटीशन देना, टफ कंपटीशन देना एक बड़ी बात है। अपनी कंट्री में तो फिर भी इंडिया की कई सारी ऐसी, इंडिया के अंदर भी कई सारी ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जो कि अभी भी बिकती हैं, ठीक है, और उनको जो है वो कंपटीशन वहाँ पे करना इतना मुश्किल है। लेकिन किसी और थर्ड कंट्री में जाके चाइना को इतने बड़े कंपटीशन देना, बहुत टफ कंपटीशन देना बहुत बड़ी बात है यार। इसके अलावा ये कि उन्होंने जो तरीक़ेकार बताया कि वो उनको कॉस्ट रिडक्शन कैसे होती है, ये कम कॉस्ट में वो चीज़ कैसे बनती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, उन्होंने चाइना और जापान के बीच का रास्ता निकाला है। बिल्कुल ना, ये जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, और चाइना सस्ती है, बहुत सस्ती है, लेकिन ज़ाहिर रिलायबल नहीं। तो उन्होंने बीच का रास्ता ये निकाला कि ना बहुत ज़्यादा सस्ती ना बहुत ज़्यादा महंगी, है ना, और गाड़ी भी वो जो कि टिकाऊ है, तो वो चलने वाली है, और वहाँ के रोड के हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर अफ्रीका इतना डेवलप कॉन्टिनेंट है नहीं कि जहाँ पे रोड जो है वो प्रॉपर आपको मिले।
तो वहाँ के रोड्स के हवाले से इन्होंने 100 के बजाय 150 सीसी का ईयर डाला हुआ है, बिल्कुल, ताकि और के रोड्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है वो सेकेंड हैंड गाड़ी को भी लोग डिमांड बढ़ गई, उसको भी यूज़ करे वो फिर वेट के लिए और वेट के लिए, और वो नाम वही तरह से कहते बोड़ा हाँ बोड़ा तो उसके लिए जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और इंडिया ने ये भी तो बताया कि वो अपने ही लोग, अपने जो इंजीनियरिंग है, जितने इंजीनियर लोग हैं उनको यूटिलाइज कर रहा है वो, उसके सही बनवा रही है, बिल्कुल। और उससे ये है कि सैलरी की कॉस्ट कम आ रही है, सैलरी की कॉस्ट कम आ रही है। और इसके अलावा इंडियन रुपया भी जो है वो अभी ज़ाहिर डॉलर्स के मुकाबले में या बाकी जो करेंसीज़ हैं उनके मुकाबले में अभी कम है, तो उनको इसका भी जो है वो एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ उनकी कंट्री के अंदर जो है वो लो प्रोडक्शन में, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन होती है, और देन फिर वो उसको प्रॉफिट के साथ अगर बेच रहे हैं, उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनके लिए वैल्यूएबल है, प्रॉफिटेबल है। अच्छा, सिर्फ बजाज ही नहीं, बजाज है चाइना की तरफ से 2 से 3 कंपनियाँ हैं कंपनी का नाम, एक तो TVS का नाम ये इन्होंने, और दूसरा हीरो कंपनी का, वो हीरो कंपनी का नाम ये। तो अच्छी बात है, शुरू में इन्होंने कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली, या तो चाइनीज़ कंपनी, सॉरी, शुरू में इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन है वो जापानीज़ कंपनी के साथ किया, इटालियन कंपनी के साथ की है। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन उन्होंने सीखा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की स्किल सीखी, क्योंकि वहाँ इसको तो कुछ भी बनाना नहीं तो आता, ज़ाहिर बनाना नहीं आता था, व्हील भी बनाना नहीं आता था। बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान ने जिस वक्त स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने, और इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त इनके पास इतनी ज़्यादा कोई हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की कोई भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने सीखा। तो जो सबसे ज़्यादा एडवांस थे वो जापानीज़ थे। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी टेक्नोलॉजी के हवाले से उस वक्त। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी के ही मुताबिक अपनी चीज़ों को डेवलप किया, और फिर आज सोल्ड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल। और वही हमारे पाकिस्तान में जो है वो न सिर्फ पाकिस्तानी बाइक को ख़रीदा, चाइना की बाइक को ख़रीदा जाता है, बल्कि उसको सेकेंड हैंड तौर पे भी ख़रीदा जाता है, उसको भी कई सालों तक चलाया जाता है। तो वही चाइना जो है ना वो हमारे अंदर सही से बसा हुआ, उसकी पैदावार यहाँ पे जो है वो सही कमाई हो रही है। चाइना की 80-90% जो है वो बाइक जो है वो चाइना की यहाँ पे कमाल हो रही है, मिलती है पाकिस्तान में। और लेकिन ख़रीदने वाले ज़ाहिर जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, चाइना इस बाइक भी परचेज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा सिर्फ चाइना की ही जो है वो गुन गाता है, ऐसा नहीं है। जापानीज़ बाइक्स भी लोग परचेज़ करते हैं जिनको उसकी मजबूती या टिकाऊ माल चाहिए होता है, बिल्कुल टिकाऊ माल। चाइना की बाइक के लाने का मकसद ये था कि जो कम आमदनी के जो लोग हैं उन तक बाइक की फराहमी थोड़ा सा बनाया जाए। तो चाइना का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि यार कम आमदनी या कम पैसों में बनाओ, ठीक है। जहाँ आप एक चीज़ 5 लाख में बना के 5 साल चला रहे हो, वहाँ 1 लाख में बनाओ, 1 साल चलाओ, हर साल 0 मिनट। ठीक तो भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी आज की, और पैकी भाई के बताने का अंदाज भी बहुत ज़बरदस्त है, बाकी वो भी अप्रिशिएट करने के काबिल है। तो आई होप सो के जो आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।